Hello students of class 9th. We are going to study the chapter cell. This is the first chapter of biology, the fundamental unit of life, that is cell. आज इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले डिस्कवरी के बारे में. किस तरह से सेल की डिस्कवरी हुई. देखिए, अगर आज हम किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, जैसे अगर हम बोलते हैं पेन, तो आप इमेजिन कर पाते हैं, क्योंकि पेन आपने देखे एक डिफरेंट शेप्स के, आप बेसिक स्ट्रक्चर इमेजिन करते हैं जिसमें एक कैप हो और रिफिल हो, ठीक है, ग्रिप हो. इसी तरीके से अगर हम जिस चीज़ के बारे में बात करते हैं, आप एक बेसिक आइडिया इमेजिन कर पाते हैं. अगर हम एक रिस्ट वॉच की बात करें, ऑल दो डिजिटल हो, पर आप एक बैंड इमेजिन करेंगे, तो इमेजिनेशन से आप क्या करते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं. पर जब सबसे पहले सेल की बात हुई, उससे पहले सेल के बारे में जब तक स्ट्रक्चर नहीं डिफाइन किया गया था, तो लोगों के अलग अलग परसेप्शन थे. सबसे पहले सेल के बारे में बात करी है रॉबर्ट हुक ने, ठीक है. रॉबर्ट हुक ने क्या किया, रॉबर्ट हुक ने एक माइक्रोस्कोप बनाया था, सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप, जिसके अंदर वो मैग्नीफाइड स्ट्रक्चर्स देखते थे, या स्ट्रक्चर्स देखते थे, उनकी मैग्नीफाइड इमेज देखते थे. उन्होंने क्या किया, प्लांट की जो कॉर्क होती है, आप देखें जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, उनके चारों तरफ जो डेड सेल्स डिपॉजिट हो जाती हैं, आप ऐसे उखाड़े उसकी कॉर्क निकल आती है, उसको अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप में लगा के देखते थे. जब भी वो उसको अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप में लगा के देखते थे, तो उनको दिखते थे हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, बी हाइव जैसे स्ट्रक्चर्स नजर आते थे. और ये रातों रात ऐसा नहीं हुआ कि सुबह उठे आज सेल खोज दी, ठीक है. उस जमाने में ऐसा भी नहीं था, इंस्टा या फेसबुक कुछ नया खोजा, ये चिपका दिया स्टोरी पे, झमाझम लाइक आ रहे हैं, ये सब ऑप्शन नहीं था. तो इस बारे में उन्होंने लिखा कहाँ है, उनकी अपनी बुक में. उनकी बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया. माइक्रोग्राफिया वॉज द बुक नेम ऑफ रॉबर्ट हुक, ठीक है. सो सेल की डिस्कवरी किसने करी है, रॉबर्ट हुक ने. अभी हम सिर्फ बता रहे हैं प्रोसेस किस तरह से हुई डिस्कवरी. रॉबर्ट हुक ने 1665 में बताया कि सेल्स आर दिस कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर, या लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. ये कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स को उन्होंने नाम दिया सेल्यूला. सेल्यूला जो कि एक लैटिन वर्ड है, लैटिन में इसका मतलब होता है अ लिटिल रूम, एक छोटा कमरा, ठीक है. हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स वर विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप. ही नेम्ड देम एज सेल्यूला, व्हिच मींस अ लिटिल रूम. डिस्कवरी ऑफ सेल वाज डन बाय रॉबर्ट हुक इन द ईयर 1665. मगर जो ये सेल थी, ये डेड थी, ठीक है. अब आप कैसे जानेंगे कोई सेल डेड है या लिविंग है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट. किसी सेल के अंदर अगर प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है तो वो लिविंग है, अदरवाइज वो डेड है. प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, अभी हम आगे जब स्ट्रक्चर ऑफ सेल की बात करेंगे तो हम उसमें डिस्कस करेंगे. एज ऑफ नाउ दूसरी रिसर्च जब हुई, जब लिविंग सेल डिस्कवर्ड हुई, तो वो करी थी एंटन वॉन लीवेनहॉक ने. इन्होंने बेटा इन द ईयर 1674 फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर करी. He saw under microscope human sperm and bacteria. In pond water he found bacteria. That was the first living cell. बात समझ में आ गई. Now this is about the discovery for class 9th. ठीक है. अब हम आगे अगर बात करें सेल की, तो आप देखेंगे कि न्यूक्लियस के बेसिस में सेल का सेंटर जो है वो है न्यूक्लियस. उस न्यूक्लियस के बेसिस पे जो सेल है वो दो तरह की है, प्रोकैरियोटिक है और यूकैरियोटिक है. अगर हम न्यूक्लियस की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस सेल दो तरह की है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक. देखो मेरे बच्चों, जब दुनिया बनी होगी तो सबसे पहले जो लिविंग सेल बना वो प्रिमिटिव टाइप का होगा. उसके पास ज़्यादा डेवलप्ड ऑर्गेनेल्स नहीं होंगे, उसका न्यूक्लियस भी वेल डेवलप्ड नहीं था, ठीक है. तो वो प्रिमिटिव था. तो ये प्रो जो वर्ड है, ये प्रिमिटिव के लिए, ये ओ माई ब्रो, प्रो वाला प्रो नहीं है, ये प्रिमिटिव वाला प्रो है, पुराना वाला प्रो. प्रो मीन्स प्रिमिटिव. और कैरियोटिक वर्ड डिराइव है कैरियन से, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस. तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस था. यूकैरियोटिक का मतलब, यू मतलब ट्रू, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस का न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड था, ठीक है. जबकि प्रोकैरियोटिक का जो न्यूक्लियस था वेल डेवलप्ड नहीं था, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी. इस वजह से प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड कहते हैं. न्यूक्लियस होता ही नहीं है तो न्यूक्लियस को क्या बोलेंगे, उस न्यूक्लियर रीजन को न्यूक्लियोइड कहते हैं. क्या कहते हैं बेटा, न्यूक्लियोइड. इतनी बात समझ में आई. प्रोकैरियोटिक का बेटा एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरियल सेल. क्या एग्जाम्पल है, और यूकैरियोटिक एग्जाम्पल है बेटा प्लांट सेल
एंड एनिमल सेल। इतनी बात सबको समझ में आ गई? अब बेटा हम पढ़ेंगे एनिमल सेल के बारे में। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट एनिमल सेल। दिस इज एग्जांपल ऑफ यूकैरियोटिक्स। ओके, आप इमेजिन करें कि आपका घर जो है वो 4 दीवारी है, बड़ा सा घर है, 1000 स्क्वायर फीट का, 4 दीवारी, एक कमोड रखा हुआ है, एक जगह शावर लगा हुआ है, एक जगह बेड पड़ा हुआ है, एक जगह डाइनिंग पड़ा हुआ है, सब कुछ ओपन में पड़ा, बीच में कोई लेयर नहीं है, कोई वॉल नहीं है। ठीक है, आप घर में एंटर करते हैं, आप देखते हैं सब कुछ ओपन में, चलो आप कमोड पे बैठे हुए आराम से हल्के हो रहे हैं, एकदम से कोई गेस्ट आ जाता है। ठीक है, विल यू फील कंफर्टेबल? बट ऑब्वियस नहीं। ठीक है, इंसान है, इंसान में शर्म है, तो वो पॉसिबल नहीं है। सेपरेशन होना ज़रूरी है, सेक्शंस होना ज़रूरी है, कमरे का अलग, दीवार हो, किचन अलग हो, सब बाइफरकेटेड हो। हम बच्चे ओपन में कह सकते हैं, ओपन किचन भी तो होता है, ऐसे तो ओपन लोटा पार्टी भी होती है, तो सब भी कल्चर में हर चीज़ बंद है। ठीक है, इसी तरीके से सेल को बाहर के इन्वायरमेंट से सेपरेट करना है और सेल के अंदर जो कंटेंट है इन्हें आपस में सेपरेट करना है, तो बाउंड्री होना तो बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए सेल की जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, वो सेपरेशन का काम करती है फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट टू द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द सेल। दो चीज़ों को सेपरेट करती है। तो जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है बेटा, ये सेल मैंने एक आपको बना के दिखाई स्ट्रक्चर। ये जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, इसी को बेटा कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसी का दूसरा नाम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब इसके फंक्शन की बात की जाए तो ये सेलेक्टेड चीज़ों को अलाउ करती है एंट्री के लिए, सेलेक्टेड ही चीज़ें बाहर जाती हैं। इस वजह से इसका नाम होता है बेटा सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या मेरी बात समझे? इसी को एसपीएम भी कहते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी मीन्स हाफ, कुछ चीज़ें अलाउ करे, कुछ चीज़ें ना अलाउ करे। पर सेमी से ज़्यादा अच्छा वर्ड बेटा होता है सेलेक्टिव। सेलेक्टिव मतलब द सेल, द मॉलिक्यूल्स विच इट वांट्स टू एक्सचेंज, सिर्फ उनका एक्सचेंज हो रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब सेल के ऊपर जो मैंने ये स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, फिंगर लाइक, विलाय लाइक स्ट्रक्चर्स, ये क्यों बनाए हैं? आप देखिए, अगर इस लाइन में मैं सिंपल एक लाइन ड्रॉ करूँ, उसका जो टोटल डिस्टेंस होगा, डायमीटर बोल लो, डिस्टेंस बोल लो, और अगर मैं इस थ्रेड को मान लो, ये थ्रेड इसको समझो, यहाँ से पकड़ के खोलो तो ये पूरे बोर्ड पे आ जाएगा। तो ये सरफेस एरिया बढ़ाने का काम क्या कर रहा है? किसका काम कर रहा है? सरफेस एरिया बढ़ाने का। आप अपने हाथ को इस तरह से इमेजिन करें, आपका हाथ ऐसे, इसको अगर पेंट करना हो, दिस इज सिचुएशन ए, और आपका हाथ ऐसे है, दिस इज सिचुएशन बी। किस में ज़्यादा पेंट लगेगा, सिचुएशन ए में कि सिचुएशन बी में? ऑब्वियसली सिचुएशन बी में। सिचुएशन ए में सिर्फ ये सरफेस एरिया है, ये सरफेस एरिया है। सिचुएशन बी में ये के साथ ये साइड का भी तो सरफेस एरिया है। तो ये स्ट्रक्चर कहलाता है माइक्रोविलाय। क्या कहलाता है बेटा? इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया एंड हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स ऑल्सो। बात समझ में आ गई? सेल के प्रोसेस होते हैं एंडोसाइटोसिस और एक्टोसाइटोसिस, वो भी आप पढ़ेंगे। माइक्रोविलाइज हेल्प इन दैट। ठीक है, अब किसी को भी काम करने के लिए एक मॉनिटरिंग, एक गार्डिंग यूनिट चाहिए होती है। तो ब्रेन ऑफ द सेल काम कौन करता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक्ट एज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल एंड इट एक्ट एज अ ब्रेन ऑफ द सेल ऑल्सो। ठीक है, जबान थोड़ी सी सूख रही है, आई एम फास्टिंग। ओके, देखो बेटा, इसको मैं 2D में बना रहा हूँ, अब इसको 3D में इमेजिन करो। न्यूक्लियस क्या होता है? बॉल को इमेजिन करो, उस गोल बॉल को, रबर की बॉल इमेजिन करो जिसके अंदर बहुत सारे छेद हैं। प्लास्टिक की इमेजिन करो तो पिचक जाएगी। रबर की बॉल है, उसमें छेद है लेकिन उसका शेप फिक्स है। ऐसे न्यूक्लियस है, एक राउंड शेप स्ट्रक्चर, इसमें बहुत सारे छेद हैं। उन छेदों से जेनेटिक मटेरियल से बनने वाली इंफॉर्मेशन बाहर या प्रोटीन बाहर जा सकते हैं और बाहर से कोई चीज़ अंदर आ सकती है। बाकी तो ये सब इम्परमिएबल होता है जो मेम्ब्रेन होती है। जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है डबल लेयर, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनवलप। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियर एनवलप। जो छेद होता है इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर। एक बाहर मेम्ब्रेन होती है, इसे हम बोलते हैं आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो अंदर वाली लेयर है बेटा, उसे बोलते हैं इनर न्यूक्लियर
मेम्ब्रेन। अच्छा, जो ये बीच का स्पेस है, दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है, ये क्या करता है बेटा? शेप देता है न्यूक्लियस को, ठीक है। और भी बहुत सारे फंक्शंस करता है, सेपरेशन रखता है बाहर से अंदर के एनवायरनमेंट का। ये बीच वाला स्पेस बेटा कहलाता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या कहलाता है? अब इमेजिन करो इस रूम में, जिस रूम में हम खड़े हुए हैं, अगर मैं इस चाबी को फेंकूं, ठीक है, इस चाबी को अगर मैं फेंकता हूं तो ये जाएगी कहाँ? ज़मीन में गिर गई। लेकिन अगर इसमें लिक्विड होता तो ये तैरते हुए ऐसे जाती, ठीक है। क्या होता? ऑर्गेनिल्स पूरे में मूव कर पाते, और ऐसा ना होता कि सारे ऑर्गेनिल नीचे आके बैठ गए। इसीलिए सेल के अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंस फिल होता है पूरी सेल में, इसको बोलते हैं बेटा साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं आपको, अगर न्यूक्लियस या बाकी सेल ऑर्गेनिल ना हो, सिर्फ अंदर के लिक्विड की बात हो, तो इसको बोलते हैं साइटोसॉल। क्या बोलते हैं? बट साइटोसॉल अलॉन्ग विद ऑल सेल ऑर्गेनिल्स इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की हद क्या है, कहाँ प्रेजेंट है? आउटर मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर तक। न्यूक्लियस के अंदर की बात नहीं हो रही है, न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना लिक्विड कंटेंट प्रेजेंट है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस के अंदर भी जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट है, उसे हम कहते हैं बेटा न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहते हैं? ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म कलेक्टिवली कहलाता है प्रोटोप्लाज्म। क्या कहलाता है? अब एक बात बताओ, अभी जब मैंने शुरू किया था तुमको मैंने बताया था जो सबसे पहले सेल डिस्कवर्ड करी थी रॉबर्ट हुक ने, वो सारी डेड सेल थी, बताया था, क्योंकि उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं था, सूख चुका था। गेटिंग माई पॉइंट? तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल, कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, टुगेदर दे आर नोन एज प्रोटोप्लाज्म। कोई डाउट है? न्यूक्लियस के अंदर बेटा जेनेटिक मटेरियल पड़ा होता है। सोचो इतना छोटा सा न्यूक्लियस, अगर हमारे डी सेल की बात की जाए तो हमारे इतनी छोटी सी सेल के अंदर छोटा सा न्यूक्लियस, उसके अंदर 2 मीटर लंबा डीएनए होता है, तो बहुत कोयलिंग करके रखा जाता है। जब तक ये फ्रीली है तब तक इसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क, क्रोमैटिन थ्रेड, ठीक है। जब ये हाईली कंडेंस्ड हो जाता है तब ये स्ट्रक्चर कहलाता है बेटा न्यूक्लियोलस। क्या कहलाता है? ये जो ओपन स्ट्रक्चर है जेनेटिक मटेरियल का, ये कहलाता है क्रोमैटिन नेटवर्क और क्रोमैटिन थ्रेड। इतनी बात समझे? अब यहां से न्यूक्लियोप्लाज्म से लेके क्रोमैटिन नेटवर्क तक ये कहलाता है बेटा न्यूक्लियस। क्या कहलाता है? इतनी बात समझ में आ गई है? कोई परेशानी तुमको? ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं। ये जो न्यूक्लियोलस होता है बेटा, ये बनाता है राइबोसोम्स। क्या बनाता है? यहाँ लेबल नहीं करते हैं, यहाँ पे भी हमें गोल्जाई बॉडी बनानी है। राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम के अंदर बनता है प्रोटीन। क्या बनता है बेटा? प्रोटीन। इतनी बात आपने सीख ली कि न्यूक्लियोलस के अंदर से क्या बनते हैं? राइबोसोम। राइबोसोम क्या बनाते हैं? प्रोटीन। क्या बनाते हैं? प्रोटीन। अब जो ये आउटर न्यूक्लियर एनवलप है, इसके ऊपर स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है इसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। असल में बेटा न्यूक्लियस बना ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। यही सब पास में आके न्यूक्लियस का शेप देते हैं। इसका जो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो राइबोसोम्स बन रहे हैं, ये जो पोर्स है न्यूक्लियर पोर, इनसे बाहर निकल आते हैं और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ये चिपक जाते हैं उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं? ऐसा नहीं कि न्यूक्लियस से चिपका ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सेल के अंदर फ्रीली भी घूम सकता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बात समझ आ रही है? और जिससे नहीं चिपकेगा राइबोसोम वाला क्या कहलाएगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एनी दिक्कत? यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो 2 तरह का है, RER और SER। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 केसेस हैं। अगर हम राइबोसोम ना बोले, सिंपल बोले तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। लेकिन हम बात किस रिस्पेक्ट में कर रहे हैं कि राइबोसोम लगा है कि राइबोसोम नहीं लगा है।
If ribosomes are attached on the surface of the endoplasmic reticulum, such endoplasmic reticulum is referred as rough endoplasmic reticulum. Whereas if endoplasmic reticulum is free from ribosome or ribosomes are not attached onto it, in that case the endoplasmic reticulum is smooth endoplasmic reticulum. कोई दिक्कत? सब समझ आ रहा है? अच्छा जी, तो इसका फंक्शन क्या है? राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बनाता है प्रोटीन पर लिटिल मॉडिफाइड। जो राइबोसोम से प्रोटीन बनते हैं वो विद इन द सेल यूटिलाइज होते हैं, जबकि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन बनेगा वो सेल के बाहर भी जाएगा यूटिलाइज होने के लिए। ठीक है, प्रोटीन मॉडिफाइड प्रोटीन्स बनते हैं। स्मूथ वाला बनाता है बेटा लिपिड, जिससे सेल की मेम्ब्रेन बनी होती है। बात समझ आ रही? फंक्शंस भी आपको याद करते चलना है। एक बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के साइंटिस्ट रहे हैं, उनका नाम था बेटा कैमिलो गोल्जाई। उन्होंने देखा माइक्रोस्कोप के अंदर कि नीचे कुछ न्यूक्लियस के नीचे कुछ ऐसे डंबल शेप स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, जो थोड़े से बड़े होते हैं, उनके किनारे टूट जाते हैं और सेल के अंदर फ्रीली घूमते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को उन्होंने नाम दिया बेटा गोल्जाई बॉडी। क्या बोला? इसी का दूसरा नाम है गोल्जाई कॉम्प्लेक्स, इसी का तीसरा नाम है गोल्जाई एपेरेटस। गेटिंग? गोल्जाई एपेरेटस का काम क्या करता है बेटा? ये क्या करता है, जो मॉडिफाइड प्रोटीन्स आते हैं इनमें चेंज करता है, इन्हें और मॉडिफाई करता है। ऐसे समझो जैसे किसी कार के कई मॉडल्स आते हैं, बाइक के कई मॉडल्स आते हैं। मान लो रमेश ने बाइक खरीदी, वो देखने के बाइक के कई सारे मॉडल्स आ रहे थे, उसने उसमें से टॉप मॉडल चूज किया और सुरेश ने बेसिक मॉडल चूज किया। तो सुरेश क्या राइबोसोम पोजीशन पे है, टॉप मॉडल पे कौन आ गया? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। टॉप वाले ने क्या किया, टॉप मॉडल के साथ साथ वो गया और गाड़ी पे लिख को आके आया टैटू पापा का परा, अपन रुकेगा नहीं साला, मॉडिफाई करा दिया उसने। वो काम किसने करके दिया है? गोल्जाई बॉडी ने। सिंपल प्रोटीन मॉडिफाइड, सुपर मॉडिफाइड। बात समझ आ गई? बहुत बेसिक तरीके से बता रहे हैं, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाना चाहिए किस ऑर्गेनेल का क्या फंक्शन है। ये गोल्जाई बॉडी किनारे से मॉडिफाई होकर टूटते जाते हैं, बड़े होते हैं, टूटते जाते हैं, फ्रीली सेल में घूमते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को बेटा हम कहते हैं लाइसोसोम्स। क्या कहते हैं? बहुत ही खतरनाक होते हैं लाइसोसोम्स। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकालते हैं। ये क्या करते हैं, सेल के अंदर बाहर से अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया है उसको रिकॉग्नाइज करके फिनिश कर देते हैं। ठीक, कई बार ये अपनी सेल ऑर्गेनिल्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, अपनी ही सेल को खाने लगते हैं। ठीक है, मान लो घर का ही भेदी लंका ढाए, जब ऐसी सिचुएशन होती है उस केस में इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग। क्या बोलते हैं? सुसाइड बैग और सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। इट कंटेन लाइटिक एंजाइम्स व्हिच किल एंटीजन। एंटीजन बोलते हैं बाहर से आने वाले एनी माइक्रोब, एनी सॉर्ट ऑफ माइक्रोब कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। बात समझ में आ गई? अब सेल को सारी एक्टिविटी करने के लिए चाहिए ताकत, पावर। वो पावर कहाँ से मिलती है? इट हैज ए स्ट्रक्चर सेल ऑर्गेनेल, उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया दो वर्ड से बना है, माइटो एंड कॉन्ड्रिया, मतलब ग्रेन्यूल लाइक एंड थ्रेड लाइक। जो ये देखो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है अंदर, ऐसे ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं F1 पार्टिकल्स। क्या होते हैं बेटा? ये F1 पार्टिकल्स बनाते हैं ATP। क्या बनाते हैं? ATP आर कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल को काम करने के लिए जितनी भी एनर्जी चाहिए कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया में बनने वाला ATP। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर F1 पार्टिकल प्रेजेंट है, F1 पार्टिकल बनाते हैं ATP। कोई परेशानी? ओह, इतनी बात सबको सॉर्टेड है। देखो सेल के अंदर ऑर्गेनल मतलब छोटे ऑर्गेन्स, ऐसे समझो। सेल के अंदर जो और जितने भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है वो सब कहलाते हैं सेल ऑर्गेनल्स। क्या कहलाते हैं? सेल ऑर्गेनल्स। एनिमल सेल की बात की जाए तो मेन सेल ऑर्गेनल है न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जाई बॉडी, सेंट्रियोल। अब सेल एक तो रहेगी नहीं, अगर आपको चोट लग जाती है थोड़े दिन बाद रिपेयर हो जाते हैं, नए सेल्स बन जाते हैं, यानी सेल ने डिवाइड कर लिया। सेल को डिवाइड करने के लिए एक सेल ऑर्गेनल चाहिए होता है, उसको बोलते हैं बेटा सेंट्रियोल। क्या बोलते हैं? इसका काम बेटा होता है सेल डिवीजन। क्या काम होता है? सेंट्रियोल इज प्रेजेंट इन दी एनिमल सेल विच हेल्प इन सेल डिवीजन। बात समझ आ गई? इतना सॉर्टेड है, कुछ छूट तो नहीं रहा? आई थिंक इतना सफिशिएंट है फॉर क्लास 9। थोड़ा सा रिकैपिचुलेट कर लेते हैं।
हम बात कर रहे थे सेल की। सेल डिस्कवर्ड करी थी रॉबर्ट हुक ने इन द ईयर 1665 ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। दो तरह की सेल हमने पढ़ ली, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव टाइप की सेल थी जिसका न्यूक्लियस डेवलप नहीं था, जिसके न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। यूकैरियोटिक वर्ड बना है यू प्लस कैरियन, यू मतलब ट्रू, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। इसके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है। दो इसके एग्जाम्पल्स आपको मैंने पढ़ाए हैं, प्लांट सेल, एनिमल पढ़ाए नहीं है, सिर्फ एनिमल की बात कर रहे हैं। एनिमल सेल इज एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल क्या होती है? जिसका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड हो, जिसके पास मेम्ब्रेन हो, मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस क्या होता है? कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल या ब्रेन ऑफ द सेल, जो सारी कमांड देता है। क्यों ये कर पाता है? क्योंकि इसके पास होता है जेनेटिक मटेरियल एट द सेंटर। द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द nucleus is basically when it is in free form we call it as chromatin network और chromatin thread। जब ये कंडेंस होता है इसी को हम बेटा बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस बनाता है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये बनाते हैं प्रोटीन। न्यूक्लियर एनवेलप के चारों तरफ लगा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अगर राइबोसोम चिपक जाता है तो राइबोसोम वो बन जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उससे थोड़े मॉडिफाइड प्रोटीन बनते हैं। फिर न्यूक्लियस के नीचे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, डंबल शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसको सबसे पहले देखा था साइंटिस्ट कैमिलो गोल्जाई ने, इसलिए उसका नाम रख दिया गोल्जाई कॉम्प्लेक्स या गोल्जाई बॉडी या गोल्जाई एपरेटस। ये लगातार बढ़ते रहते हैं और ये किनारे इनके जब टूट जाते हैं तो सेल में फ्रीली घूमते हैं, उनको हम कहते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम्स क्या करते हैं? बाहर से आने वाले सेल को, बैक्टीरिया वगैरह को या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारते हैं। कई बार ये अपनी सेल को ही नहीं रिकॉग्नाइज कर पाते हैं और अपने ही सेल की पार्ट को खाने लगते हैं, ऑटोजाइडेशन शुरू कर देते हैं। इस वजह से इनको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोला जाता है। सेल को काम करने के लिए चाहिए बहुत सारी एनर्जी। वो एनर्जी मिलती है सेल के अंदर प्रेजेंट एक सेल ऑर्गेनेल से जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया दो वर्ड से मिलकर बना है, माइटो प्लस कॉन्ड्रियन, जिसका मतलब होता है ग्रैन्यूल लाइक एंड थ्रेड लाइक। ये स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होते हैं F1 पार्टिकल्स जो कि बनाते हैं ATP। ATP आर द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल विच आर रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग एनी एनर्जी ड्रिवन एक्टिविटी इन द सेल। Okay, I think this is sufficient. The rest will continue this lecture. Thank you everybody.